नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक नई आशा और नई उमंग के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और अपनों के साथ खुशहाल और सुरक्षित होंगे। मैं अंजलि राव आप सबों का मेरी इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज बच्चों मैं लाई हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5वीं का 7वां पाठ यानी कि नया पाठ। और आज आप कुछ नया सीखेंगे, नया जानेंगे। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ बातें आपसे कर लें। बच्चों, यदि आपको याद है तो मैंने आपको पिछले कक्षा में कुछ कार्य करने को दिए थे। वह कार्य क्या थे? वह कार्य थे कि एक प्यारा सा खत अपने माता को या पिता को या फिर अपने भाई बहनों को या रिश्तेदारों को लिखने हैं और सुंदर सा लिफाफा तैयार करना है और उसके अंदर भर कर उनको देना है। और उस खत के अंदर आपकी मन की सारी भावना जो आपके अंदर है, शिकायत है, मनोकामना है, आकांक्षाएं हैं, वो सारी उसमें लिखना है और उनको अपने हाथों से या फिर किसी की मदद से उन तक पहुंचानी है। तो क्या वो कार्य आपने किए हैं? मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि आपने जरूर किए हैं और आपको इसमें बहुत मजा आया होगा, है ना? इसके करने के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं आपको उनसे मिली होंगी, रेस्पॉन्सेस, है ना, जिसको हम कहते हैं उनसे कुछ रेस्पॉन्सेस, या हम कहते हैं कि उनसे क्या आपको प्रतिक्रियाएं आपको उनसे मिले हैं, जिससे आपकी शिकायतें थोड़ी कम हो गई या फिर आपको मनचाहत जो चीज आप चाहते थे वो मिल गया। बहुत सारी भिन्न भिन्न आपकी आकांक्षाएं होंगी जो शायद पूरी हो गई होंगी या फिर नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, आराम से और बहुत जल्दी जरूर हो जाएंगी। और बच्चों, हम जब खत लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, है ना, तो उसकी रेस्पॉन्सेस की भी हमें जो प्रतिक्रियाएं होती है उनसे कुछ हम आशा भी रखते हैं, है ना। जब हम चिट्ठी लिख देते हैं तो हमें उस चिट्ठी की भी जो है आने की जो है हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। और ये चिट्ठी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, हम जानते ही हैं कि वो कौन है। वो है डाकिया, है ना, पोस्टमैन, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे। और आज बच्चों उस डाकिये की ही कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। एक नया पाठ, डाकिये की कहानी। पर यदि उसकी कहानी यदि उसके मुख से, उनके शब्दों से ही हम सुने, उनके ही मुख से सुने, तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ तो बच्चों, ये जो पाठ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, ये एक भेंट वार्ता है, यानी कि एक इंटरव्यू जैसा है, जिसको आप जानते हैं, है ना। जीवन के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में यदि जो पूछताछ होती है, सवाल जवाब होती है, तो ये एक डाकिये की और लेखिका प्रतिमा शर्मा जी की भेंट वार्ता है, यानी कि एक इंटरव्यू है। और आज वही मैं पेश करने जा रही हूँ, पाठ संख्या 7, डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। ये एक ऐसी कहानी है बच्चों जो डाकिये पर है और डाकिया कंवर सिंह जो है अपने बारे में हमें जो है बता रहे हैं, हम तक जो है अपने जीवन के बारे में जो है कुछ बातें जो है साझा कर रहे हैं। तो बच्चों चलते हैं पाठ की ओर और देखते हैं कि पाठ की शुरुआत होती कहां से है। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छल कर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकियां फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। तो बच्चों, यहाँ पर शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। पाठ शुरू होती है शिमला की माल रोड, यानी कि आप अभी अपने स्क्रीन पर भारत का मानचित्र देख रहे हैं। शिमला कहाँ पर है आपको दिख रहा है, और वो है हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है, आप उनको भी देख रहे हैं, जनरल पोस्ट ऑफिस।
और उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में, यानी कि एक छोटा सा कमरा है, वहां पर डाक छाटने का कार्य जो है चल रहा है। और सुबह के 11:30 बजे हुए हैं और खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है, यानी कि हल्की हल्की धूप जो है निकल रही है। और इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकियां फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। पैकर यानी कि जो डाक को जो है पैक करता है, बांटता है और बोरों में बांधता है ना, उसको कहते हैं पैकर। और 3 महिला डाकियां हैं, वो फटाफट डाक छाटने वाला कार्य कर रही है। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही आगे बातचीत दी जा रही है। तो बच्चों, वहीं पर मैंने जो है सरकार से पुरस्कार यानी कि जिनको इनाम मिला है उनसे बात की। उनका नाम है कंवर सिंह और उनसे जो है हमारी इस पाठ की लेखिका है जिनका नाम है प्रतिमा शर्मा, उन्होंने बात की। अब बच्चों, भेंट वार्ता आपको समझ में आई ना? यही है, मिलकर उनसे उनकी हालचाल पूछना, उनके बारे में पूछना, कुछ सवाल जवाब करना और आगे जो है उन दोनों की ही भेंट वार्ता है, इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, जो सवालों के और उत्तरों के द्वारा जो है आपको पेश किया जा रहा है। तो लेखिका प्रतिमा शर्मा उनसे पूछती है, आपका शुभ नाम? फिर कंवर सिंह कहते हैं कि मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ और उसमें एक जिला है जिसका नाम है शिमला, जिसको मैंने बताया था, और वहां के नेरवा गांव का निवासी हूँ, यानी कि वहां पे रहता हूँ। और मेरी उम्र 45 साल है, यानी कि 45 इयर्स है उसकी आयु है 45 साल की। और फिर लेखिका पूछती है कि आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। लेखिका जी पूछती है उनसे कि आप कुछ बताइए अपने परिवार के बारे में कि आपके परिवार में कौन कौन है। तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और लड़का, है ना। 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। 2 लड़कियों की शादी जो है हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया और जिससे उसकी मौत हो गई। तो बच्चों, ये बहुत ही दुखद बात थी कि कंवर सिंह का जो एक बेटा था वो लकड़ियां लाते हुए जो है गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। आप जान सकते हैं कि रास्ते जो है पहाड़ियों को काटते हुए बनाए जाते हैं और बड़ी ही संकुचित होते हैं, मतलब बहुत ही पतला रास्ता होता है और उनसे गुजरना जो है बहुत कठिन होता है। और फिर भी जो है लोग वहां बसते हैं, रहते हैं। और इस प्रकार जो है उसके बेटे की मौत हो गई थी, उसने बताया उसके इस इंटरव्यू में, उसके साक्षात्कार में। और फिर लेखिका अफसोस जाहिर करते हुए बोलती है कि आपके बेटे के साथ जो भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है ना। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती रहती हैं? तो लेखिका दुख जो है प्रकट करती है, उनको भी दुख लगता है और वो कहती है कि क्या आपके इलाके में ऐसी ही घटनाएं अक्सर होती रहती हैं? तो कंवर सिंह जी बोलते हैं कि जी, ऐसी ही घटनाएं जो है अक्सर होती रहती है, साधारण है। और यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढापों से घास काटते हुए कई औरतें जो है गिरकर ऐसी चोट खाती हैं, मर जाती हैं। फिर कंवर सिंह कहते हैं कि फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है ना। बड़े अफसोस से कहते हैं कि फिर भी हमें ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं है ना। कोई और ऐसा रास्ता नहीं है जिसको पकड़कर वो चल सके, पर इनको वैसे ही रास्ते पे चलना पड़ता है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। वो कहते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे गांव हैं यहाँ पर जहाँ पर अब तक जो है बस भी नहीं पहुंच पाई है। और हिमाचल प्रदेश में हजारों ऐसे गांव हैं जहाँ पैदल ही चलकर पहुंचा जा सकता है। तो फिर लेखिका फिर उनसे पूछती है कि फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे, है ना। तो फिर वो कहते हैं, कंवर सिंह कहते हैं कि मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। गांव में छोटा सा स्कूल होता था तो वहां पे वो पढ़ने जाते हैं और स्कूल लगभग
5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर का रास्ता वो तय करते थे पैदल चलकर और स्कूल तक पहुंचते थे। और मेरी एक लड़की 10वीं तक ही पढ़ी है। मेरी जो एक लड़की है वो 10वीं की ही पढ़ाई की है उसने, और दूसरी जो है 12वीं तक की पढ़ाई की है, और तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है ना। उसने अपने बच्चों के बारे में बताना शुरू किया कि मेरी जो पहली बेटी है वो 10वीं तक की पढ़ाई की है, और दूसरी बेटी जो है वो 12वीं तक की पढ़ाई उसने की है, और तीसरी बेटी जो है वो सिर्फ अभी जो है 12वीं पढ़ रही है। तो इस तरीके से वो अपने, और बेटा 10वीं में पढ़ रहा है, और एक जो बेटा है वो अभी 10वीं में पढ़ रहा है। उसने अपने बच्चों के बारे में जो है यहाँ पर बताया। अब हम देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रतिमा शर्मा लेखिका जो थी उन्होंने क्या पूछा, आप जहां काम करते हैं वहां आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? लेखिका पूछती है उनसे कि आप जहां पर काम करते हैं वहां आपके अलावा, यानी कि आपके साथ साथ और कौन कौन वहां पर काम करते हैं, और क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो उनका जवाब ये होता है कि पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, है ना। भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, और अब मैं पैकर बन गया हूँ। यानी कि पहले वो सिर्फ डाक सेवक थे, मतलब सिर्फ डाक छांटने और बांटने का काम करते थे, पर अब मैं क्या बन चुका हूँ? पैकर बन चुका हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। पर मैं जो हूँ अभी पैकर बन चुका हूँ, प्रमोशन तो मेरी हो गई है, फिर भी मैं अब भी नीली वर्दी पहनता हूँ और अब भी मैं डाक सेवक ही हूँ। और फिर लेखिका पूछती है डाक सेवक को करना क्या क्या होता है ना। तो कंवर सिंह बोलते हैं कि वो ऐसे हिचक जाते हैं और बोलते हैं मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाना पड़ता है। कंवर सिंह कहते हैं कि मुझे तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। क्या क्या काम करने पड़ते हैं? चिट्ठियां, है ना, चिट्ठियों को पहुंचाना पड़ता है। रजिस्ट्री पत्र जो है, रजिस्ट्री जो पत्र होती है, जो कामकाजी जो पत्र होते हैं उन्हें भी पहुंचाना पड़ता है। पार्सल, है ना, वो भी पहुंचाते हैं। बिल इत्यादि जो होती है वो भी पहुंचाते हैं। और बूढ़े व्यक्तियों की जो पेंशन होती है उन्हें भी गांव-गांव तक जाकर देना पड़ता है, वहां तक हमें जाना पड़ता है। फिर अगला प्रश्न लेखिका का होता है कि क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है ना। और क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए नए तरीके आ गए हैं, जैसे कि आपने पिछली पाठ में भी पढ़ा था, है ना, कि सूचना देने के, संदेश पहुंचाने के बहुत सारी नए नए तकनीकियां उपलब्ध हो चुकी हैं। और फिर भी क्या आपको अभी भी ऐसा ही करना पड़ता है? घर घर तक जाकर लोगों के गांव-गांव पर आपको जाते हुए ये सारे संदेशों को पहुंचाना पड़ता है? तो फिर कंवर सिंह कहते हैं कि शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा और सस्ता साधन जो है डाक ही है ना। वो कहते हैं कि शहरों में तो भले ही बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, है ना, अच्छे अच्छे तकनीकों का, साधनों का प्रयोग करते हैं लोग, पर गांव अब वैसा नहीं है। गांव में आज भी लोग जो है संदेश पहुंचाने का एक ही जरिया मानते हैं, वो है डाक, है ना। चिट्ठी के माध्यम से ही ये सारी चीजें होती हैं, और इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान भी करते हैं, है ना। गांव में देखें तो जब लोग डाकिया और पोस्टमैन ऐसे लोगों को देखते हैं तो उनको बड़े सम्मान के साथ और इज्जत के साथ उनसे बातें करते हैं, और अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार भी करते हैं। फिर लेखिका कहती है कि हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? वो पूछती है उनसे कि हमारी जो डाक सेवा है वो दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, ये कैसे? तो वो कहते हैं कि सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया
की सबसे बड़ी डाक सेवा है। आज भी ये दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी है ना। डाक सेवा सबसे बड़ी है और सस्ती भी है। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम डाक टिकट लगाते हैं, है ना, पिछले पार्ट में। तो यही है वो 5 रुपए की जो हम चिट्ठी जो उनको भेजते हैं डाक टिकट लगाते हुए, और सबसे सस्ती साधन है। और पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है ना। पोस्ट कार्ड जो होता है वो सिर्फ 50 पैसे का होता है, तो सस्ता है। और यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश जो है वो पहुंचा सकते हैं। लेखिका फिर पूछती है कि आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत ही आता होगा। तो वो बोलते हैं कि मुझे अपनी नौकरी में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर ले आता हूँ, उसके घर पहुंचाता हूँ, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखकर मुझे बहुत आनंद और सुकून मिलता है ना। जब वो एक सिपाही का खत या चिट्ठी लेकर उसके बूढ़े माँ बाप के घर जाता है और उस बूढ़े माँ बाप की चेहरे पर जब वो खुशी देखता है तो उसको बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता है, यानी कि कामकाजी पत्र जो पहुंचाता है, उसे जैसे रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र, है ना, किसी नौकरी में जो है लोग नौकरी में चुनाव हो जाता है, नौकरी मिल जाती है, तो उसके पत्र को अगर वो पाते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है। और बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश हो जाते हैं। जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको जो है सरकार ने पेंशन भी दे रखा हुआ है, तो वैसे अगर जब उनको मिलता है तो वो भी बड़े खुश हो जाते हैं। और 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं, है ना। हर साल के हर 6-6 महीने में जो है इस तरह की सुविधा जो है उनको दी जाती है, तो वे हमारा जो है बेसब्री से हर 6-6 महीने में इंतजार करते हैं। कौन? बूढ़े माँ बाप, है ना। और हिमाचल प्रदेश में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने में दी जाती है और इकट्ठी ही दी जाती है, यानी कि हर 6-6 महीने में नहीं जाते हैं, बल्कि एक साथ जो है हर साल में एक बार जाकर जो है 6-6 महीने के एक साथ वो उनको उनका पेंशन देकर आते हैं। फिर लेखिका उनसे फिर सवाल करती है और पूछती है कि आप क्या शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? हाँ, तो फिर गवर सिंह जवाब देते हैं, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। ये भी हिमाचल प्रदेश का ही एक जिला है, लाहौल जिला, और वहीं पर उन्होंने किब्बर गांव में 3 साल तक काम किए थे और यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में, है ना, जिले के काजा में, यहाँ पर भी इस जिले का नाम हुआ है काजा जिला, और 5 साल तक किन्नौर जिला। ये सारे हिमाचल प्रदेश में जो जिले हैं उनके नाम है, और नौकरी की है। और उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे, वहां पर टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। वहां के कुछ मुख्यालय थे जहां पर ही बस जाते थे, और अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगहों में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है ना, जहां पर ऐसी सुविधा होती नहीं है, वहां पर सिर्फ एक होता है, वो है डाकिया, और वो सारी चीजें जब करता है तो उसका सम्मान और मान लोगों के द्वारा किया जाता है। फिर लेखिका का प्रश्न होता है कि आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। लेखिका कहती है, पूछती है कि आप तो पहाड़ी इलाके में रहते हैं और इस प्रकार डाक सेवा प्रदान करना लोगों को ये तो कोई आम बात नहीं होगा। तो फिर कंवर सिंह फिर कहते हैं कि हाँ, मुश्किलातें, है ना, मुश्किलें तो आती ही रहती है। जब मैं किन्नौर जिले की मुख्यालय रिकांगपिओ, ये भी एक जगह है जो मुख्यालय किन्नौर जिले का एक मुख्यालय है रिकांगपिओ, में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी, है ना। 6 बजे वो शुरू कर दी थी अपनी ड्यूटी, और मैं 6
बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था, है ना। डाक जमा कर दिया गया था और बोरे में रख दिया गया था और उसे वो वहां पर ले जाया करता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा जो है उतारता था। पैकर को ये सारे काम जो है करने पड़ते हैं, जो पैकर होते हैं उनको ये सारे कार्य जो है करने पड़ते हैं। और किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ही ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं और ये हिमाचल प्रदेश के बहुत ही ठंडे क्षेत्र माना जाता है और ऊंचा इलाका माना जाता है। और इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है ना। अप्रैल महीने में यदि आप कभी वहां पे घूमने का अगर आपको मौका मिला तो आप जाओगे तो आप अप्रैल महीने में भी इस बर्फबारी का जो है मजा ले सकते हैं और देख सकते हैं कि वहां पर बर्फबारी होती है और बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। इतनी ठंड पड़ती है कि उनको अपने पैरों को बचाना पड़ता है, अपने शरीर को बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं। स्नो बाइट एक बीमारी है, उसमें क्या होता है जिससे पैर जो है आपके नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाता है, यानी कि उंगलियां आपकी झड़ने लग जाती है, गिरने लग जाती है। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। सोचिए इतनी दूरी का जो है उनको सफर करनी पड़ती थी। 26 किलोमीटर रोजाना उन्हें चलना पड़ता था पैदल। और हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर की होती है। हिमाचल प्रदेश के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी तो 6-7 ही घर होते हैं। एक गांव का जो दूरी होती है वो 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर की दूरी होती है और एक गांव में लगभग 6 से 8 घर ही हुआ करते हैं और इसीलिए चलना काफी पड़ता है, उनको बहुत चलना पड़ता है। और चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुकी है और ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। वो अपने बारे में बता रहे हैं कि हमें जो है ये सारे कार्य करने पड़ते हैं और एक दिन में उन्हें 26 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और एक गांव जाना पड़ता है और ऐसे ही हमारी जिंदगी जो है वो चलते ही चलते जा रही है। और वो कहते हैं कि चलना तो हमारी जिंदगी में ही लिखा है। आगे लेखिका का सवाल ये है कि आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर है, इसके आगे भी क्या कोई प्रमोशन है क्या, है ना। कंवर सिंह कहते हैं कि मैं पहले डाक सेवक हुआ करता था, फिर पैकर बना और आगे क्या इसके आगे भी कोई प्रमोशन है, क्या इसके आगे भी आपकी पदोन्नति हो सकती है। तो कंवर सिंह कहते हैं कि पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं। पैकर के बाद जो है डाकिया बनते हैं और बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है, एक परीक्षा देनी पड़ती है। और अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफी कम रहता है। हमारे काम के हिसाब से हमारा जो वेतन होता है, जो हमारी सैलरी होती है वो बहुत ही कम होता है और सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा होता है। वो कहते हैं कि जो लोग कुर्सी पर बैठे रहते हैं, काम करते हैं, उनका वेतन हमसे ज्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। और कंवर सिंह डाकिया जो है हमसे कहते हैं कि अब तो डाकिये की भी नौकरी जो है बड़ी मुश्किल हो चुकी है और हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है ना। जितने लोगों की उम्र 60 वर्ष हो चुकी है तो वो अपने नौकरी से जो है रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह नए डाकियों को अब तक नहीं रखा गया है और इससे पुराने डाकियों पर काम का जो बोझ होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ना। डाकियों पर जो है बोझ जो है प्रतिदिन बढ़ रहा है क्योंकि वहां पर कम लोग हैं, कर्मचारी है और इसकी वजह से जो है उनके अंदर जो है उनके ऊपर दबाव जाता है और ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। वो कहते हैं कि आने वाला समय अब मुझे पता नहीं कैसा होने वाला है, ऐसे वो उनको बताते हैं। और लेखिका फिर पूछती है उनसे, काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई है क्या, है ना।
काम के दौरान अगर आपको कोई खास बात ऐसी लगती है जिससे आप हमें बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं। तो डाकिया कहते हैं कि एक घटना आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, वो ऐसी है कि मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वो अभी एक कहानी बताते हैं और ये वाकई में उनकी एक हकीकत वाली कहानी है कि मेरा तबादला यानी कि मेरा जो ट्रांसफर था वो शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहां मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। वहां पर उनको जो है रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस के वहां पर उनको चौकीदारी यानी कि रात की निगरानी करने के लिए उनको रखा गया था। और यह हुई 1998 यानी कि 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था, है ना। 29 जनवरी का समय है और लगभग 10:30 बज रहे हैं। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। कोई था जो दरवाजा खटखटा रहा था और मैंने जब पूछा कौन है, जवाब आया दरवाजा खोलो तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया, है ना। बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आई और कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। और फिर उन्होंने अचानक जो है उन्होंने जब खोला दरवाजा तो वो देखते हैं कि 5 से 6 लोग जो है अंदर घुसे उनके सामने और मुझे वो क्या करने लगे, पीटने लगे। और मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सारे ऑफिस की लाइटें जो है बंद कर दी। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा गया और जिससे मेरा सिर जो है फट गया और मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला, है ना। बाहर से कुछ व्यक्ति आए और उन पर जो है सिर पर उन्होंने वार किया और जिससे कि कंवर सिंह जो है बेहोश होकर गिर गए और वो चिल्लाते रहे पहले, पर मदद के लिए कोई नहीं आया। और अगले ही दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। अगले ही दिन जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को कहाँ में पाया, अस्पताल में पाया। और सिर में भयंकर दर्द हो रहा था, मेरे सिर पे भयानक चोट लगी थी और मुझे बहुत ही दर्द हो रहा था। और उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था और उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक में रहते थे दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया, है ना। और वो कहते हैं कि उस वक्त मेरा 17 साल का जो बेटा था वो मेरे ही साथ रहा करता था और वो बगल में ही रहता था। और फिर मुझे जो है अगल बगल वाले लोग जो है जो आस पड़ोस में रहते हैं और साथ ही वो बेटा जो है उनको दरवाजों के शीशे तोड़कर जो है अंदर घुसते हैं और मुझे अस्पताल में जो है दाखिला करते हैं, मुझे अस्पताल में ले जाते हैं। और मेरे सिर पर कई टांके लगे थे। उन्होंने बताया कि मेरे सिर पर जो थे बहुत सारी सिलाइयां लगी थी, टांके लगे थे और उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता है और यही कारण है कि आज भी मुझे एक आंख से दिखता नहीं है। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। जब ऐसी घटना उनके साथ घटी तो सरकार ने उनको जो है बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया, पुरस्कार दिया, क्योंकि उन्होंने डाक की सेवा की, अपनी जान पर खेलकर उन्होंने डाक की सेवा की। और यह इनाम 2004 में उनको मिला था और इस इनाम में उनको क्या दिए गए थे, 500 रुपए और प्रशस्ति पत्र, यानी कि उनको सराहनीय पत्र दिया गया था। उनके काम को अच्छी तरह से करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था और बहुत वे ये पाकर बहुत खुश थे, उनके परिवार भी बहुत खुश थे। और आज भी मैं गर्व से ये कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। वो अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां देखी, फिर भी आज भी वो कहते हैं कि
मैंने जान पर खेलकर डाक की सेवा की और मैं एक बेस्ट पोस्टमैन हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा पोस्टमैन हूँ, बहुत ही अच्छा डाकिया हूँ। तो बच्चों, ये थी एक प्यारी सी भेंट वार्ता जो थी लेखिका प्रतिमा शर्मा और डाकिया कंवर सिंह की। ये थी प्यारी सी भेंट वार्ता बच्चों, और इस भेंट वार्ता में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी और देखी कि डाकियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी उन्होंने जो है वे डाकिये जो होते हैं वो डाक की सेवा भी करते हैं और डाक की रक्षा भी करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही प्रेरणावर्धक थी जो हम लोगों को प्रेरणा देती है अपने कार्य को ऐसे ही लगन से मेहनत से करते रहना है और जी जान लगा देनी है अपने कार्य को करने के लिए, है ना बच्चों। तो ऐसे ही प्रेरणावर्धक कार्य हम करते रहेंगे और ऐसे ही लोगों के लिए उदाहरण बनेंगे। तो बच्चों, ये जो 5 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी भाग 1 मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। हम मिलेंगे भाग 2 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी, और हम उसमें करेंगे कुछ कठिन शब्द और अभ्यास कार्य। तो बच्चों, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।